साथियों, आप सभी के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो न्यूज़ टुडे शीर्षक से डेली करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है, उसी को यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि प्रधानमंत्री ने दुग्ध उत्पादों की अनुरूपता मूल्यांकन योजना अर्थात कन्फर्मिटी असेसमेंट स्कीम CAS के लिए समर्पित एक पोर्टल और लोगो लॉन्च किया है। तो देखिए, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये जो पोर्टल और लोगो ये इसके विकासकर्ता कौन है, किसके द्वारा विकसित किया गया? तो भारतीय मानक ब्यूरो VIS और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के द्वारा इसको विकसित किया गया है। अब इस योजना के बारे में बात करें तो अनुरूपता मूल्यांकन योजना कन्फर्मिटी असेसमेंट स्कीम CAS अपनी तरह की पहली प्रमाणन योजना है। इसने पूर्ववर्ती BIS ISI चिन्ह और NDDB अर्थात राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड गुणवत्ता चिन्ह एवं कामधेनु गाय वाले एकीकृत लोगों को एक साथ उत्पाद खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली प्रक्रिया प्रमाणन के अंतर्गत लाने का प्रयास किया है। इससे पहले उत्पाद और प्रक्रिया प्रमाणन का कोई एकीकृत तंत्र नहीं था। इससे डेयरी संयंत्रों के लिए एंड टू एंड प्रमाण प्राप्त करना कठिन हो जाता था। ज्ञातव्य है कि NDDB अर्थात राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और BIS अर्थात भारतीय मानक ब्यूरो जो है क्रमशः प्रक्रिया और उत्पादों के प्रमाणीकरण में भी शामिल रहे। मतलब आपका राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड प्रक्रिया में और भारतीय मानक ब्यूरो उत्पादों के प्रमाणीकरण में शामिल रहे। इस योजना के लाभ क्या है? पहला है प्रमाणन प्रक्रिया को सरल बनाना और डेयरी मूल्य श्रृंखला में एंड टू एंड प्रमाणन सुनिश्चित करना है। दूसरा, संगठित क्षेत्र में दुग्ध और दुग्ध उत्पादों की बिक्री एवं किसानों की आय में वृद्धि करना, डेयरी क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण संस्कृत का विकास करना। इसके अतिरिक्त दुग्ध और दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता एवं खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। तो क्यों आवश्यकता है? पहला, जैतून के तेल के बाद मिल्क पाउडर ऐसा दूसरा खाद्य पदार्थ है जिसमें मिलावट का खतरा विद्यमान है। दूसरा पॉइंट, दूध में की जाने वाली जो कुछ प्रमुख मिलावटें हैं उसमें यूरिया, फॉर्मेलिन, डिटर्जेंट, अमोनियम सल्फेट, बोरिक एसिड, कास्टिक सोडा, बेंजोइक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, शर्करा और मेलामाइन शामिल है। इनका स्वास्थ्य पर गंभीर रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आगे बात करते हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट अर्थात CSE के अनुसार श्रेणी 1 के 61% विद्युत संयंत्र जो है वर्ष 2022 की निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने उत्सर्जन मानकों के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसके बारे में देखें तो वर्ष 2015 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कठोर उत्सर्जन मानदंडों का पालन करने के लिए कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों TPP को निर्देश देने वाली अधिसूचना जारी की थी। ताप विद्युत संयंत्रों के पास प्रदूषण नियंत्रण उपकरण होना अनिवार्य है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड के नए उत्सर्जन मानदंडों को पूरा करने के लिए फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन इकाइयाँ। इसके अतिरिक्त नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए सेलेक्टिव नॉन कैटेलिक रिडक्शन SNCR और सेलेक्टिव कैटेलिटिक रिडक्शन SCR प्रणालियाँ। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रोसिपिटेटर्स अर्थात निलंबित कणकीय पदार्थों PM पार्टिकुलेट मैटर पर नियंत्रण के लिए ESP। इसके अतिरिक्त आपका जल की खपत को नियंत्रित करने के लिए कूलिंग टावर्स की स्थापना करना, और शुरुआत में ये जो समय सीमा थी वर्ष 2017 निर्धारित की गई थी इसके लिए। आगे देखते हैं। इसी में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB ने अप्रैल 2021 में एक टास्क फोर्स गठित किया था। इस टास्क फोर्स ने उत्सर्जन मानदंडों को पूरा करने के लिए एक संशोधित समय सीमा प्रदान की थी। साथ ही ताप विद्युत संयंत्र अर्थात TPP इकाइयों को 3 श्रेणियों A, B और C में विभाजित किया था। हालांकि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा किए गए अपने विश्लेषण के अनुसार श्रेणी A के 61% संयंत्र निर्धारित समय सीमा में अपने उत्सर्जन मानकों से संबंधित लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाएंगे। दूसरा, तीनों श्रेणियों से संबंधित कुल कोयला विद्युत क्षमता का 35% जो है निर्धारित समय सीमा में अपने लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अधिकांश TPP अर्थात ताप विद्युत संयंत्र जिनके द्वारा उत्सर्जन मानदंडों को पूरा करने की संभावना है वो केंद्रीय क्षेत्र से संबंधित है। इसके बाद निजी क्षेत्र का स्थान आता है।
साथ ही कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र में सल्फर डाइऑक्साइड में 50%, नाइट्रोजन ऑक्साइड में 30% और पार्टिकुलेट मैटर में 20% से अधिक का योगदान करते हैं, जो कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र हैं। यहाँ पे जो श्रेणियाँ और मानदंड और उनके अनुपालन की जो समय सीमा उसको एक बार देख लेते हैं। जो श्रेणी ए में है, इनके लिए मानदंड क्या है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर या 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के 10 किलोमीटर के दायरे में अनुपालन की समय सीमा 2022 है। वहीं श्रेणी बी में क्या है, इनमें मानदंड गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों या गैर प्राप्त शहरों के 10 किलोमीटर के दायरे में और इनकी अनुपालन समय सीमा 2023 है। वहीं श्रेणी सी में शेष संयंत्र रखे गए हैं, मतलब इनका जो मानदंड है शेष संयंत्र, इनके लिए अनुपालन की समय सीमा वर्ष 2024 है। आगे चलते हैं। अगला है कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आईबीसी में प्रस्तावित संशोधनों पर टिप्पणियों की मांग की है। देखिए, संशोधन का प्रस्ताव आईबीसी अर्थात इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत कॉरपोरेट दिवाला समाधान और परिसमापन ढांचे के लिए शोधन अक्षमता कानून समिति ने प्रस्तावित किया है। इस संशोधन का उद्देश्य संहिता के अंतर्गत समाधान प्रक्रिया की दक्षता को बढ़ाना है। प्रस्तावित प्रमुख संशोधनों की बात करें तो पहला है राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण एनसीएलटी के लिए 30 दिनों के भीतर योजना को स्वीकृति देना अनिवार्य किया गया है। स्वीकृति देने में विलंब के लिए लिखित में कारण प्रस्तुत किए जाने का प्रावधान किया गया है। दूसरा, याचिका को स्वीकार करने की तिथि की बजाय याचिका दायर करने की तिथि से लुक बैक अवधि को प्रभावी बनाकर इसमें परिवर्तन प्रस्तावित किया गया है। इसका प्रयोजन यह है कि देनदारों के पूर्व फाइलिंग लेन देन की जानकारी हेतु एक व्यापक योजना निर्मित की जा सके। आगे आईबीसी 2016 के बारे में अर्थात इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 या दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 के बारे में बात करें तो इसमें पहला है यह जो संहिता है यह दिवाला समाधान संबंधित मुद्दों के लिए एक ही स्थान पर समाधान उपलब्ध कराती है। दूसरा, इसका उद्देश्य छोटे निवेशकों के हितों की रक्षा करना और व्यवसाय करने की प्रक्रिया को आसान बनाना है। वहीं यह दिवाला और शोधन अक्षमता की कार्रवाई के वाणिज्यिक पहलुओं को न्यायिक पहलू से पृथक करती है और कंपनियों और व्यक्तियों के बीच दिवालेपन की समस्या का समाधान करने के लिए समयबद्ध प्रक्रिया का प्रावधान करती है तथा तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करती है। यहाँ पर हम लोग दिवाला के बारे में बात कर लें अर्थात इंसॉल्वेंसी के बारे में। तो दिवाला एक ऐसी स्थिति है जब व्यक्ति या कंपनी अपना बकाया कर चुकाने में असमर्थ होती है। जब कोई संगठन अपने वित्तीय दायित्वों का सम्मान करने या अपने लेनदारों का भुगतान करने में असमर्थ होता है तो वह शोधन अक्षमता प्रक्रिया के लिए आवेदन करता है। परिसमापन क्या होता है? परिसमापन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कंपनी को समाप्त कर दिया जाता है। इसके अलावा कंपनी की परिसंपत्ति और संपदा लेनदारों एवं स्वामियों को पुनर्वितरित कर दी जाती है। आगे बात कर लेते हैं। सरकार ने वाहन निर्माताओं को वाहनों में फ्लैक्स फ्यूल इंजन लगाने के लिए परामर्शिका जारी की है। देखिए, कार निर्माताओं को फ्लैक्स फ्यूल इंजन लगाने के लिए 6 महीने का समय दिया गया। तो ध्यान रखिए कितने महीने का? 6 महीने का, ताकि भविष्य में कारें भी इथेनॉल से चल सकें। फ्लैक्स फ्यूल इंजन वाहनों का वह रूपांतरित संस्करण है या जो फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल वाहनों का वह रूपांतरित संस्करण है जो गैसोलीन में आपका पेट्रोल डीजल दोनों आते हैं, तो गैसोलीन और एथेनॉल मिश्रण के विभिन्न स्तर वाले मिश्रित पेट्रोल से संचालित होता है। वर्तमान में ब्राजील में इनका सफलतापूर्वक उपयोग किया जा रहा है। इससे लोगों को ईंधन गैसोलीन और इथेनॉल को प्रतिस्थापित करने का विकल्प प्राप्त हो गया है। फ्लैक्स ईंधन या फ्लैक्सिबल मतलब लचीला ईंधन गैसोलीन और मेथनॉल या इथेनॉल के मिश्रण से बना एक वैकल्पिक ईंधन है। इस फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल के लाभ क्या है? तो यह जैव ईंधन का उपयोग करने का विकल्प प्रदान करता है जो पेट्रोल से बेहतर है। क्यों बेहतर है? आयात विकल्प के आधार पर, लागत प्रभावी, प्रदूषण मुक्त और स्थानीय।
पेट्रोल के साथ 20% एथेनॉल मिश्रण प्राप्त करने की लक्षित तिथि 5 वर्ष बढ़ा करके वर्ष 2025 कर दी गई है। इसके अतिरिक्त दूसरा लाभ क्या है? अधिशेष खाद्यान्न की समस्याओं को दूर करने में मदद कर सकता है, क्योंकि इथेनॉल बनाने में अधिशेष खाद्यान्न का उपयोग किया जा सकता है। वहीं तेल आयात पर निर्भरता को कम करने में भी यह सहायक है, परंतु कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे उत्पादन लाइनों और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में ऑटो कंपनियों से अतिरिक्त निवेश की आवश्यकता है। इथेनॉल इंजन में जंग का कारण बन सकता है। इथेनॉल जो है इंजन में जंग का कारण बन सकता है और उसे क्षत भी पहुंचा सकता है। इथेनॉल गैसोलीन की तरह किफायती नहीं, क्योंकि यह समान स्तर की ईंधन दक्षता प्रदान नहीं करता है। आगे बात कर लेते हैं, मैग्नेटर्स से उत्सर्जित क्षणिक उच्च ऊर्जा स्पंदन को समझने के लिए वैज्ञानिकों को प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं मैग्नेटर क्या होता है। मैग्नेटर एक प्रकार का न्यूट्रॉन तारा है। आमतौर पर एक न्यूट्रॉन तारे में चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से खरबों गुना अधिक प्रतीत होता है, अधिक प्रभावी होता है। हालांकि एक मैग्नेटर में जो मैग्नेटर होता है इसमें चुंबकीय क्षेत्र 1000 गुना तक अधिक मजबूत हो सकता है। न्यूट्रॉन तारे तब बनते हैं जब एक विशाल तारे का ईंधन जो है समाप्त हो जाता है, लेकिन और वह धीरे धीरे विलोपित होने लगता है। ध्यातव्य है कि इस प्रक्रिया में प्रत्येक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बंध बना करके एक न्यूट्रॉन का निर्माण करते हैं। उच्च द्रव्यमान वाले तारे अनवरत रूप से तारकीय द्रव्यमान वाले ब्लैक होल में विलीन होते रहते हैं। मैग्नेटर्स प्रचंड विस्फोटों को सहन करते हैं। इन विस्फोटों की अप्रत्याशित प्रकृति और एक सेकंड के मात्र 10वें हिस्से की अल्प अवधि के लिए सक्रिय रहने के कारण इनके बारे में बहुत कम जानकारी है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने इन विस्फोटों को समझने के लिए पहला प्रमाण खोजा है। यह माना जाता है कि मैग्नेटर्स में विस्फोट उनके चुंबक मंडल में अस्थिरता या उनके क्रस्ट अर्थात परपटी में उत्पन्न एक प्रकार के भूकंप, जिसे इंग्लिश में कह सकते हैं स्टारक्वेक के कारण हो सकता है। दूसरा, ये स्टारक्वेक अर्थात भूकंप मैग्नेटर्स के चुंबक मंडल में तरंगों का निर्माण करते हैं। इन तरंगों को अल्फा वेव तरंगे कहते हैं। ये तरंगे एक दूसरे से अंतर क्रिया करते समय ऊर्जा का प्रसार करती हैं। आगे चलते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षा प्रौद्योगिकी अर्थात एडटेक का मतलब क्या था? शिक्षा प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म के विनियमन के लिए परामर्शिका जारी की है। तो देखिए, यह कदम स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग में विभिन्न शिकायतों की पृष्ठभूमि में उठाया गया है। इन शिकायतों में मंत्रालय को यह सूचित किया गया है कि कुछ एडटेक कंपनियां अभिभावकों को निःशुल्क सेवाओं का प्रस्ताव देकर प्रलोभित कर रही हैं। इस परामर्शिका में भुगतान के लिए स्वचालित डेबिट विकल्प को नहीं चुनना, ऋण के लिए साइन अप न करना या क्रेडिट या डेबिट कार्ड पंजीकरण को नहीं चुनने आदि भी शामिल हैं। इसके अलावा इसने किसी भी एडटेक प्लेटफॉर्म का उपयोग करने से पहले शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रज्ञाता दिशा निर्देशों में उल्लिखित बाल सुरक्षा दिशा निर्देशों को पढ़ने व उसका अनुपालन करने का सुझाव भी दिया है। एडटेक एक अधिक आकर्षक, समावेशी और व्यक्तिगत अधिगम अनुभव के लिए कक्षा में सूचना तकनीकी उपकरण प्रस्तुत करने का विकल्प है। यह डायरेक्ट टू द डिवाइस मॉडल का उपयोग करके व्यापकता और गति को सक्षम बनाता है। यह भौगोलिक बाधाओं को समाप्त करता है। इससे छात्रों को शीर्ष संस्थानों से उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिलती है। साथ ही भारत में एडटेक में 4500 से अधिक स्टार्टअप सक्रिय हैं। एडटेक उद्योग के विनियमन की आवश्यकता क्यों है? देखिए, पहला रीजन ये है कि एडटेक कंपनियों द्वारा डेटा संग्रह, भंडारण, प्रसंस्करण और संभावित मुद्रीकरण जैसी पहलुओं पर स्पष्टता की कमी है। दूसरा, अनाधिकृत लोगों और समूहों द्वारा इस संवेदनशील डेटा के दुर्भावनापूर्ण उपयोग के परिणामस्वरूप सोशल इंजीनियरिंग, वित्तीय अपराध और धोखाधड़ी, साइबर धमकी, उपयोगकर्ता ट्रैकिंग, पहचान की चोरी आदि अपराध हो सकते हैं। एडटेक कंपनियों की गोपनीयता नीतियां अनिश्चित और अस्पष्ट हैं। यहाँ थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि एडटेक उद्योग से संबंधित सामाजिक और नैतिक चिंताएं क्या हैं। जैसे पहला है पक्षपात आधारित कंटेंट का वितरण होना। दूसरा, कैरियर के निर्णयों पर निहित प्रभाव। तीसरा, शिक्षकों के कौशल विकास और पुनः कौशल प्रदान करने के कम प्रयास करना। साथ ही इसके अतिरिक्त विनियामक अनुमोदन के बिना कंटेंट का मानकीकरण और मॉडरेशन। आगे बात कर लेते हैं जो सुर्खियों में चीजें रही, जैसे कार्ड टोकनाइजेशन क्या है। तो देखिए, आरबीआई ने ऑनलाइन लेन देन के लिए कार्ड संबंधी टोकन व्यवस्था के क्रियान्वयन या परिवर्तन को 6 माह अर्थात 30 जून 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया है।
यह निर्णय कार्ड टोकनाइजेशन दिशा निर्देशों पर विभिन्न अभ्यावेदनों के प्राप्त होने के बाद लिया गया है। कार्ड टोकनाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कार्ड के विवरण को एक विशिष्ट कोड या टोकन के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। इसके तहत कार्ड के विवरण को उजागर किए बिना ऑनलाइन खरीदारी की जा सकती है। इसके अतिरिक्त यह डेटा सुरक्षा को बेहतर बनाने में भी मदद कर सकता है। आगे बात करते हैं सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट के बारे में। तो यह एक सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना है। इसके तहत केरल के उत्तरी और दक्षिणी छोर के मध्य 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली ट्रेनों की परिकल्पना की गई है। यह परियोजना दक्षिण में स्थित तिरुवनंतपुरम को उत्तर में स्थित कासरगोड से जोड़ेगी। इस परियोजना का क्रियान्वयन केरल रेल विकास निगम लिमिटेड KRDCL द्वारा किया जा रहा है। यह केरल सरकार और रेल मंत्रालय के मध्य संचालित एक संयुक्त उद्यम है। आगे बात कर लेते हैं एकीकृत लाइसेंस समझौते में संशोधन के बारे में। देखिए, दूरसंचार विभाग ने एकीकृत लाइसेंस समझौते में संशोधन किया है। इस किए गए संशोधन में शामिल क्या है? पहला, दूरसंचार और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को मौजूदा 1 वर्ष के अभ्यास की जगह अब कम से कम 2 वर्षों के लिए वाणिज्यिक एवं काल विवरण रिकॉर्ड बनाए रखने होंगे। दूसरा, साथ ही इंटरनेट सेवा प्रदाता के लिए सामान्य IP विवरण रिकॉर्ड के अलावा इंटरनेट टेलीफोनी विवरण को भी बनाए रखना अनिवार्य होगा। तीसरा, यह कदम सरकार की ओर से सुरक्षा कारणों को देखते हुए उठाया गया है। अगला है इसमें एकीकृत लाइसेंस ऑपरेटर से सभी प्रकार की दूरसंचार सेवाएं प्राप्त करना है। आगे बात कर लेते हैं आर्मी सिक्योर इंडिजीनियस मैसेजिंग एप्लीकेशन एसिगमा के बारे में। देखिए, इसे भारतीय थल सेना द्वारा लॉन्च किया गया है। यह सेना के रियल टाइम डेटा ट्रांसफर और मैसेजिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन हाउस मैसेजिंग सेवा है। इसे आर्मी वाइड एरिया नेटवर्क AWAN मैसेजिंग एप्लीकेशन के प्रतिस्थापन के तौर पर सेना के इंटरनल नेटवर्क पर प्रयोग किया जा रहा है। इसमें बहुस्तरीय सुरक्षा, संदेश प्राथमिकता और ट्रैकिंग, डायनेमिक ग्लोबल एड्रेस बुक और सेना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न विकल्पों सहित कई समकालीन विशेषताएं शामिल हैं। आगे बात करते हैं अभ्यास के बारे में। तो यह क्या है? इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। DRDO ने इस स्वदेशी रूप से विकसित हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, जिसे शॉर्ट में हीट कह सकते हैं, तो टारगेट अभ्यास का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है। यह एक ड्रोन है। जो अभ्यास है क्या है? यह एक ड्रोन है जिसका उपयोग विभिन्न मिसाइल प्रणालियों के मूल्यांकन के लिए हवाई लक्ष्य के रूप में किया जाएगा। यह गैस टरबाइन इंजन द्वारा संचालित है जो सबसोनिक गति पर लंबी स्थिर उड़ान बनाए रखने में सक्षम है। आगे बात कर लेते हैं शक्ति आपराधिक कानून महाराष्ट्र संशोधन विधेयक 2020 के बारे में। तो देखिए, महाराष्ट्र विधानसभा ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए शक्ति आपराधिक कानून महाराष्ट्र संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस विधेयक के महत्वपूर्ण प्रावधान क्या है? पहला, यह विधेयक एसिड हमला, बलात्कार और सामूहिक बलात्कार जैसे अपराधों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान करता है। साथ ही इस विधेयक में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ किए गए अपराधों के लिए जांच, सुनवाई एवं अपील के निपटान में लगने वाले समय को भी कम करने हेतु प्रावधान किए गए हैं। इसके अंतर्गत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इंटरनेट डेटा कंपनियों को पुलिस जांच के लिए डेटा साझा करने हेतु उत्तरदायी बनाया गया है। यह विधेयक आंध्र प्रदेश के दिशा निर्देश पर आधारित है। आगे बात कर लेते हैं NDTL के बारे में, अर्थात राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला के बारे में। तो हुआ क्या है? NDTL को विश्व डोपिंग विरोधी एजेंसी वाडा से पुनः मान्यता प्राप्त हो गई है। मान्यता की पुनः बहाली वस्तुतः खेलों में उत्कृष्टता के उच्चतम वैश्विक मानकों को प्राप्त करने के भारत के प्रयासों को बढ़ावा देती है। भारत में डोप परीक्षण प्रयोगशाला को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC और विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा द्वारा स्थायी रूप से मानव खेलों में प्रतिबंधित दवाओं के परीक्षण के लिए मान्यता प्राप्त करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। वाडा एक अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र एजेंसी है जो खेल गतिविधियों और विश्व की सरकारों द्वारा समान रूप से निर्मित एवं वित्त पोषित है। इसकी प्रमुख गतिविधियों में वैज्ञानिक अनुसंधान, शिक्षा, डोपिंग रोधी क्षमताओं का विकास आदि शामिल है। आगे बात कर लेते हैं ओलिव रिडले कछुए के बारे में। देखिए, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 3 बड़ी नेस्टिंग साइट्स कौन कौन सी गाहिर माथा, देवी नदी के मुहाने और रशीकुल्ला पर ओलिव रिडले कछुओं की टैगिंग हेतु एक पहल की शुरुआत की है। ओलिव रिडले कछुओं के बारे में बात करें तो हृदय के आकार के जैतूनी हरे रंग के
इनके खोल के कारण इन्हें ओलिव रिडले नाम दिया गया है। ये मुख्य रूप से प्रशांत, हिंद और अटलांटिक महासागर के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये मांसाहारी होते हैं और आयुष्मान रेड लिस्ट में इनकी स्थिति वल्नरेबल है। और संरक्षण की बात करें तो भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में तथा साइट के परिशिष्ट वन में ये शामिल है। पीएन पनिगर के बारे में बात करें तो इनका जन्म 1 मार्च 1909 को हुआ था और इनकी मृत्यु 19 जून 1995 को हुई थी। ये एक स्कूल शिक्षक थे और इन्हें केरल में पुस्तकालय और साक्षरता आंदोलन का जनक माना जाता है। इनकी पुण्यतिथि को रीडिंग डे के रूप में मनाया जाता है। इनके जीवन मूल्य क्या रहा है? नेतृत्व, समर्पण, करुणा एवं उदारता। योगदान क्या रहा है इनका? उन्होंने मानव संसाधन विकास के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की नींव रखी थी। उनका संदेश था वायचू वला रुका, अर्थात पढ़ें और बढ़ें। केरल एसोसिएशन फॉर नॉन फॉर्मल एजुकेशन एंड डेवलपमेंट KANFED के माध्यम से केरल राज्य साक्षरता मिशन के महत्वपूर्ण प्रसार में उनकी अहम भूमिका रही थी। उन्होंने त्रावणकोर पुस्तकालय संघ की भी स्थापना की थी। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।